सामान्य हिंदी कक्षा 12 का जो आपका प्रश्नोत्तर संख्या 1 है उसके सब आंसर्स हैं ये। प्रश्नोत्तर सेकंड प्रश्नोत्तर संख्या जो दूसरा है उसके ये आंसर्स हैं, और प्रश्न संख्या जो आपका तीसरा रहेगा वो उसके ये सभी आंसर हैं दोस्तों। अभी हम प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे और उसके उत्तर को भी समझेंगे। ये अथवा वाला प्रश्न है, मतलब इस तरीके से आपको लिखना है, तो अभी हम डिटेल में इसको देखेंगे। तो आइए दोस्तों उसको प्रश्नों के साथ समझते हैं। तो ये है आपका एक मॉडल पेपर 2025 कक्षा 12 हिंदी सामान्य हिंदी का। तो ये सभी प्रश्न हैं। तो आइए पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं दोस्तों, और इस मॉडल पेपर को सॉल्व करते हैं। तो ये खंड का है, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न सबसे पहला प्रश्न है पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है हिंदी का प्रथम नाटक है, तो नहुस हिंदी का प्रथम नाटक है। दोस्तों थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि ये ऑप्शन मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, जैसे लंबी वीडियो बन जाती है इसलिए। तो आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, इसका करेक्ट आंसर जो भी है। तो ध्रुव स्वामिनी की रचना विधा है, नाटक है ये एक। इंदुमती है प्रथम कहानी। बाकी ऑप्शन ज़रूर देख लीजिए दोस्तों आप लोग ध्यान से, क्योंकि मैं नहीं पढ़ूँगा, ये काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है इसलिए। हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत सरयू पार की यात्रा लिखा गया है। दोस्तों ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखा गया है। गुनाहों का देवता कृति है, तो धर्मवीर भारती जी की। भक्ति आंदोलन का श्रेय जाता है रामानुजाचार्य जी को। प्रयोगवाद को नई कविता की संज्ञा दी, तो इनको जो नई कविता की संज्ञा दी थी अज्ञे जी ने। यहाँ पर लिखा है थर्ड ऑप्शन सही है, चिंतामणि कवि है, तो चिंतामणि कवि रीतिबद्ध वर्ग के हैं। हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है सर हपा को। छायावाद के प्रवर्तक हैं जयशंकर प्रसाद जी। तो दोस्तों ये आपका प्रश्न नंबर 3 है। इसमें दिया गया है कि दिए गए गद्यांश दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी दोस्तों ये एक पैराग्राफ है, गद्य में से लिया गया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की, और इसी से कुछ यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं जिसके आंसर इसी में आपको मिलेंगे। बाकी ये आपको पता होना चाहिए कि ये किस पार्ट से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न देखिए लिखा है उपर्युक्त गद्यांश के शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। अब इसके आंसर भी हम देखेंगे दोस्तों। और राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है, किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूम कहा है। बाकी यहाँ पर 2 प्रश्न और पूछे गए। यहाँ पर 4th नंबर पर, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है, और रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी ये जो रेखा यहाँ पर लाइंस हैं दोस्तों, इतने की आपको व्याख्या करनी है, मतलब इसको एक्सप्लेन करना है, इसका मीनिंग क्या है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप इस तरीके से लिखेंगे दोस्तों। ये तो दोस्तों आप बहुविकल्पी प्रश्न है, तो इसको OMR सीट पर आप मतलब इसको OMR सीट पर आप इसका आंसर देंगे दोस्तों। मतलब सर्कल, जो एक सर्कल होगा उसको डार्क करना होता है, और जो भी सही ऑप्शन होगा उस पर। बाकी प्रश्न संख्या जो 3 है
ये दोस्तों पहले आप इस तरीके से लिखेंगे, भूमि का निर्माण मतलब पहला कुछ लाइन, थोड़ी सी लाइन स्टार्टिंग के लेंगे, फिर लास्ट वाली लाइन को थोड़ा सा लिख देंगे, कुछ वर्ड्स लास्ट के लिख देंगे आप। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न था, इसके शीर्षक का नाम और लेखक का नाम बताइए। तो आप लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप है, स्वरूप, और इसके लेखक का नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल जी। सेकंड प्रश्न का आंसर ये है दोस्तों, प्रश्नों को ऊपर मैंने पढ़ा था। राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, प्रश्न था। तो राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य है उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना। तीसरा आंसर है, लेखक ने कहा है कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल मूल होती है। बाकी फोर्थ वाले का आंसर ये है, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। रेखांकित अंश की व्याख्या जो है वो ये है दोस्तों। यहाँ से आप लिखेंगे, लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी कहते हैं कि आप उसको जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा, पैराग्राफ में उसका ये व्याख्या हमने लिखी है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पुष्पित एवं पल्लवित होगा। अर्थात राष्ट्रीयता का आधार जितना अधिक सशक्त होगा, राष्ट्रीय भावनाएं भी उतनी ही अधिक विकसित होगी। अतः प्रारंभ से अंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी रखना तथा उसके स्वरूप, सौंदर्य, उपयोगिता एवं महिमा को पहचानना प्रत्येक मनुष्य का न केवल कर्तव्य है अपितु उसका धर्म भी है। तो ये रेखांकित अंश जो दिया गया तो उसका आंसर है दोस्तों। मैं आपको प्रश्न को एक बार और दिखा देता हूँ। ये प्रश्न है दोस्तों। सबसे पहले आप कुछ यहाँ से लिखेंगे, इतना लिखेंगे, फिर उसके बाद लास्ट का कुछ लिखेंगे डैश डैश करके, फिर उसके बाद उन प्रश्नों को आप आंसर करेंगे। तो जो रेखांकित अंशों की व्याख्या थी वो इसकी थी दोस्तों। बाकी अथवा वाला देखते हैं दोस्तों, इसमें अथवा में भी एक आता है, तो आप अगर आपको ये वाला लिखना तो ये वाला लिख लीजिए, या फिर आपको अगर सेकंड वाला आ रहा होगा पेपर में तो आप सेकंड वाला करेंगे। तो सेकंड वाला दोस्तों ये है अथवा, इसका भी मैंने आंसर बताया हुआ है। तो ये यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक की है फ्रेंड्स। तो इसमें भी देखिए गद्यांश का संदर्भ लिखिए, पंडिताई किस प्रकार एक बोझ है ये बताना है। इसका आंसर इसी में मिलेगा दोस्तों आपको। और प्रस्तुत गद्यांश में किसकी विवेचना की गई है, और प्रस्तुत गद्यांश में लेखक किसकी मनोवृत्ति बदलने की बात कर रहा है, और रेखांकित अंश की व्याख्या भी आपको करनी है। तो यहाँ पर 2 रेखांकित है, यहाँ पर यहाँ से देखिए यहाँ तक की है, तो इसको आप का मान लेंगे और इसको नीचे वाले को ख मान के आप करेंगे। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की, क्योंकि ये दोस्तों बीच में गैप आ गया है तो क ख करके आप लिखेंगे। तो आइए इन प्रश्नों को कैसे उत्तर लिखना देखते हैं। तो तो अथवा देखिए दोस्तों, अथवा वाला यहाँ पर इस तरीके से बताया मैंने दोस्तों, आप इस तरीके से लिखेंगे, फिर उसके बाद आप पहले प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। तो इसके का संदर्भ पूछा गया तो आप लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित है ये, और अशोक के फूल नामक निबंध से ये लिया गया है। बाकी प्रश्न को एक बार पढ़ लीजिएगा दोस्तों, उसके आंसर मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। विद्वत्ता से अहंकार उत्पन्न होता है, अहंकार मनुष्य के लिए बोझ बन जाता है, अतः पंडिताई अहंकार रूप में एक बोझ है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर है, प्रस्तुत गद्यांश में मनुष्य की बदलती मनोवृत्ति के परिणाम की विवेचना की गई है।
फोर्थ का आंसर है प्रस्तुत गद्यांश में लेखक मनुष्य की मनोवृत्ति बदलने की बात कर रहा है। फिफ्थ का आंसर रेखांकित अंशों की व्याख्या में पहले का बता रहे हैं हम, तो आप थोड़ा सा ऐसे लिख देंगे, फिर उसके बाद लास्ट वाला लिखेंगे जहाँ तक ये रेखा खींची गई है। तो उसके बाद आप लिखेंगे द्विवेदी जी का कहना है कि मनुष्य की मनोवृत्ति यदि परिवर्तित हुए बिना यदि बढ़ सकता है तो शायद वह कभी नहीं बदलती। यदि वह ना बदलती तो व्यावसायिक संघर्ष का शुभारंभ हो जाता, मशीनें घर घर कर चल पड़ती, विज्ञान की प्रगति हो जाती, तो यह सब अच्छा ना होता। बाकी अब खा का देख लीजिए दोस्तों, खा का क्या है। खा यानी नीचे वाले जो लाइंस मतलब रेखा थी, शब्दों पर कुछ लाइंस थी, उन पर रेखाएं थी, उसकी है ये। पंडिताई से लेकर रहती तक की आप लिखेंगे लेखक पंडिताई को एक बोझ मानता है क्योंकि वह जीवन की समस्याओं को सुलझाने में सहायता करने की अपेक्षा एक उलझन पैदा करती है। पंडितत्व की गंभीरता को ओढ़कर मनुष्य जल्दी ही डूबता है जब तक यह पांडित्य व्यक्तित्व पर बोझ स्वरूप रहता है। तभी तक उलझन है, किंतु जब व्यक्तित्व में घुल मिलकर उसका एक भाग बन जाता है तब वह हल्का हो जाता है और जीवन को देखने की एक नई दृष्टि देता है। तो दोस्तों ये था आपके थर्ड वाला का आंसर। अब दोस्तों आइए देखते हैं फोर्थ वाले को। तो फोर्थ वाले प्रश्न को पहले देख लेते हैं। तो फोर्थ वाला प्रश्न है, ये है दोस्तों फोर्थ वाला प्रश्न। ये दोस्तों ये पद्यांश से लिया गया है। इसमें आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक उसको पढ़ना है और आपको दिए गए नीचे प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो उसको ज़रूर पढ़ लीजिए आप लोग एक बार। और इनके प्रश्नों के उत्तर मैंने लिख दिए हैं, मैं उनके आंसर दिखा देता हूँ। देखिए पहला प्रश्न है, दिए गए पद्यांश के कवि एवं कविता के नाम लिखिए। ये आपको पता होना चाहिए। तो सभी कविताओं के जितने भी कविता दी गई हैं उनके कवियों के नाम ज़रूर पढ़ लीजिएगा आप लोग। कवियों के नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो ये है, राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती है। थर्ड क्वेश्चन है, इस पद्यांश में कवि ने किसका चित्रण किया है। इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है और रेखांकित अंश की भावार्थ लिखिए। तो ये रेखा वाला, इनका मतलब भावार्थ लिखना है यहाँ से लेकर यहाँ तक की। तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका आंसर। फोर्थ वाले का आंसर ये है दोस्तों। आप थोड़ा स्टार्टिंग के कुछ लाइंस लिख लेंगे इस तरीके से और फिर उसके बाद डैश डैश करके लास्ट की कुछ जो वर्ड्स हैं लाइंस के वो लिख देंगे। लाइंस के लास्ट के कुछ वर्ड्स आप लिख देंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न के उत्तर ये है, प्रस्तुत पद्यांश के कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद है और इनके शीर्षक है पवन दूतिका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये है, राधा पवन दूतिका से कह रही हैं कि यदि मार्ग में कोई लज्जाशील शीला पथिक स्त्री दिखाई दे तो उसके वस्त्र को मत उड़ाना, थकी हुई प्रतीत हो तो उसकी थकावट को दूर कर देना। थर्ड का आंसर है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने एक और राधा की विरह व्यथा का चित्रण किया है तो दूसरी ओर उन्हें समाज की पीड़ा से भी व्याकुल दिखाया है।
फोर्थ का आंसर है, इसमें कौन सा अलंकार पूछा गया था, तो इस पद्यांश में मानवीकरण एवं उपमा अलंकार है। फिफ्थ का आंसर है रेखांकित अंश की भावार्थ। रेखांकित अंश का भावार्थ लिखना था, तो इसमें आप लिखेंगे राधा पवन को समझाती है कि तुझे मार्ग में ब्रजभूमि की अत्यंत लज्जाशील महिलाएं दिखाई देंगी, अतः तुझे उनका मान सम्मान करते हुए ही आगे बढ़ना है। तू कहीं अपनी चंचलता का प्रदर्शन करते हुए उनके कपड़ों यानी वस्त्रों को उड़ाकर उनके कोमल लांगों को अनावृत मत कर देना। ऐसी चंचलता किसी भी दृष्टि से ना तो उचित है और ना क्षम्य ही है। यदि थकी हुई हो तो उन्हें गोद में उठाकर शांति प्रदान करना, उनके होठ और कमल जैसे मुख पर आई मलिनता को मिटा देना। तो दोस्तों ये इसका भावार्थ है, जो लाइन वहाँ पर थी रेखांकित अंश की भावार्थ है। बाकी जो फोर्थ वाले क्वेश्चन का एक और अथवा में भी है, उसको भी देख लीजिए। ये है एक पद्यांश, अथवा वाला इसका भी आंसर मैं अभी बताने जा रहा हूँ दोस्तों। देखिए, पहला है संदर्भ लिखना है प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या लिखनी, रेखा यहाँ से खींचे, इसके हमें व्याख्या करनी है। बाकी आगे का यहाँ पर प्रश्न है अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा का आशय बताना है, आशय स्पष्ट करना है। इस पद्यांश में अभिव्यक्त रस का नाम लिखिए और थूके मुझ पर त्यलोक्य भले ही थूके का भाव स्पष्ट करना है दोस्तों। तो आइए इसके आंसर्स को देखते हैं हम लोग। ये अथवा वाला है फ्रेंड्स, क्या था मगर देखिए यहाँ से है, यहाँ से देखिए ये लिखा हुआ है जल पंजर गत से लेकर और क्या तुझ से। ये आप पहले देखिए थोड़ा सा लिखेंगे, फिर डैश डैश करके लास्ट लाइन का कुछ वर्ड्स आप लिखेंगे। तो इसका आंसर ये है दोस्तों। देखिए इस तरीके से आप लिखेंगे अपने कॉपी में। पहले डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या जो है 4 है, प्रश्नोत्तर संख्या, तो 4 लिखेंगे आप। फिर उसके बाद आप अथवा थोड़ा सा डाल दीजिएगा, फिर उसके बाद डैश डैश करके इस तरीके से लिखिएगा। तो आइए इसके आंसर को देखते हैं हम। इसका फर्स्ट का आंसर है प्रस्तुत पद्यांश मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य साकेत के 8वें सर्ग से हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कैकई का अनुताप शीर्षक से लिया गया है। रेखांकित अंश की व्याख्या ये है दोस्तों, कैकई अपने पश्चाताप को व्यक्त करते हुए मन को संबोधित करते हुए कहती हैं कि मेरे मन के भीतर स्थित मन घर में आग लगाने वाले भाव तेरे अंदर जागे थे। इसलिए इस शरीर की ठठरी के भीतर जलने वाली आग में अब तू ही जल। इसके तुरंत बाद कैकई प्रश्न करती हुई कहती हैं कि क्या उस क्षण मेरे मन में ईर्ष्या का भाव ही भरा हुआ था? क्या मेरे हृदय में कोई अन्य भाव विद्यमान नहीं था? पुत्र के प्रति मेरे मन में जो वात्सल्य भाव था, क्या उसका कोई मूल्य नहीं है? थर्ड वाले का आंसर दोस्तों ये है, अन्न सा हुआ वत्स भी मेरा का आशय यह है कि जो माता अपने पुत्र की कल्याण कामना में रत हो, किंतु उसका पुत्र ही उस पर क्रोधित होकर उसे त्याग दे,
कैकई कहती हैं कि यह मेरे लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, वही मेरा पुत्र पराया सा हो गया है। फोर्थ का आंसर है इसमें रस कौन सा, तो इसमें शांत रस है दोस्तों, और इस पदांश में शांत रस है। फिफ्थ वाले का आंसर ये है। कैकई अपने कृत्य पर पश्चाताप करते हुए कहती हैं कि भले ही तीनों लोग मुझ पर थूके, जिससे मन में जो कुछ आए वह कहे और मेरा तिरस्कार करे, किंतु मेरा मात्य पद तिरस्कृत ना हो। यहाँ पर कवि मातृत्व पद को प्रतिष्ठित रहने का भाव व्यक्त किया है। तो आइए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे खंड ख आएगा, तो देखते हैं प्रश्नों को। दोस्तों ये देखिए यहाँ पर अभी इसके बाद चौथे के बाद पांचवा प्रश्न है, जिसमें आपको ये जो हमारे लेखक दिए गए हैं तीन, इनके आपको साहित्यिक परिचय लिखना है, साथ में उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में भी आपको बताना है। साहित्यिक रचनाएं का 3 नंबर और उनकी प्रमुख रचनाएं जब आप बताएंगे तो 2 नंबर मिलेगा। इस तरीके से टोटल 5 मार्क्स का ये है। तो दोस्तों इस पर अभी मैं जल्द ही मैं इनको बता दूंगा, इनका साहित्यिक परिचय अपलोड कर दूंगा इनमें से इम्पोर्टेंट का। और बाकी ये आपके लिए कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद और सुमित्रा नंदन पंत। तो इनका साहित्यिक परिचय और प्रमुख कृतियों के बारे में मैं अभी जल्दी एक वीडियो बना दूंगा। बाकी ये आपके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी। तो इस पर मैं वीडियो बना दूंगा दोस्तों। और बाकी ये जो छठा वाला प्रश्न है, ध्रुव यात्रा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिखिए। तो ध्रुव यात्रा पंचलाइट कहानी का मैंने कहानी पर बनाई है वीडियो, लेकिन इसमें उद्देश्य पूछा गया है तो इस पर मैं वीडियो बना दूंगा। तो उसमें मैंने सारांश बताया है कहानी का, ये उद्देश्य पूछा जा रहा है तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। बाकी यहाँ पर बहादुर कहानी का संक्षिप्त कथा न अपने शब्दों में लिखो, तो ये इस पर मैंने वीडियो बनाया है, आपको चैनल पे मिल जाएगी दोस्तों। और बाकी ये आपका सातवां प्रश्न जो है, इसमें आप कानपुर से हैं तो आप मुक्ति यज्ञ करेंगे दोस्तों, मुक्ति यज्ञ वाला। तो आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे मुक्ति यज्ञ वाला। तो इस पर मैंने वीडियो बनाई है, आपको चैनल पे मिल जाएगी। तो आइए आठवें प्रश्न पर हम आते हैं। तो आठवां जो प्रश्न है दोस्तों वो आपका खंड ख से है। तो आइए इन सभी प्रश्नों को भी हम देखते हैं कि उत्तर क्या होंगे। खंड ख में देखिए आपका आठवां जो प्रश्न है वो संस्कृत गद्यांशों में किसी एक का संदर्भ हिंदी अनुवाद लिखिए, मतलब संदर्भ बताना है और साथ में इसका अनुवाद भी लिखना है। तो आइए जो पहला दिया गया है इसका हम संदर्भ देखते हैं और फिर इसके बाद इसका हम अथवा वाले का भी संदर्भ और अनुवाद देखेंगे। फिर आगे हम इन सभी प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आइए इसका हम संदर्भ और अनुवाद देखेंगे, फिर इसके बाद नीचे वाले का देखेंगे। इस तरीके से आप हेडिंग डालेंगे खंड ख और प्रश्न उत्तर संख्या 8। यहाँ पर संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश, ये जिससे लिया गया होगा उसके बारे में आप बताएंगे दोस्तों। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के जातक कथा पाठ के उलूक जात कम से लिया गया है। तो आप जिस पाठ से लिया गया होगा उस पाठ का नाम लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो संदर्भ लिखेंगे, फिर उसके बाद अनुवाद आप बताएंगे। तो इसका अनुवाद ये है दोस्तों। प्राचीन काल में प्रथम कल्प में लोगों ने एक विद्वान, सौभाग्यशाली और समग्र आकृति से परिपूर्ण पुरुष को राजा बनाया। चौपायों ने भी एकत्र होकर एक शेर को राजा बनाया। इसके बाद पक्षीगढ़ हिमालय प्रदेश में एक चट्टान पर एक
एकत्र होकर बोले मनुष्यों और उसी प्रकार चौपायों में पशुओं में राजा जाना जाता है। फिर अर्थात किंतु हमारे बीच कोई राजा नहीं है। राजा के बिना रहना उचित नहीं है। किसी एक को राजा के स्थान पर स्थापित करना चाहिए। इसके बाद उन्होंने परस्पर एक दूसरे को देखते हुए एक उल्लू को देखकर कहा कि यह हमको अच्छा लगता है। बाकी दूसरे अथवा वाला जो था दोस्तों, उसका संदर्भ और अनुवाद ये है, यहाँ पर देख लीजिए। ये वाला है, अथवा में ये लिखा था यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक के, तो आप इस तरीके से डालेंगे और फिर उसके बाद लास्ट वाला जो पहले के कुछ लाइन के कुछ वर्ड्स लिखेंगे, फिर डैडस करके आप लास्ट वाला जो लाइन है उसके कुछ वर्ड्स लिख देंगे। तो इसका संदर्भ देख लीजिए। संदर्भ है प्रस्तुत गद्यांश संस्कृत दिग्दर्शिका में पंचशील सिद्धांता पाठ से अवतरित है। अनुवाद में लिखा है, बौद्ध युग में ये सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन की उन्नति के लिए प्रयुक्त थे, किंतु वर्तमान समय में ये सिद्धांत राष्ट्रों की पारस्परिक मैत्री एवं सहयोग के आधार तथा विश्व बंधुत्व और विश्व शांति के साधन है। राष्ट्र नायक श्री जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में चीन के साथ भारत की मैत्री पंचशील सिद्धांतों के आधार पर ही हुई थी, क्योंकि दोनों ही देश बौद्ध धर्म में आस्था रखते थे। आधुनिक विश्व में पंचशील सिद्धांतों ने नया राजनीतिक स्वरूप ग्रहण किया है। तो ये दोस्तों अथवा वाले का संदर्भ और अनुवाद है। और ये नीचे जो दिया गया था श्लोक, उसका मतलब संदर्भ और अनुवाद है दोस्तों। ये वाला प्रश्न है नवा ये 8वें का खा वाला। ये देखिए, इसमें दोस्तों एक पद्यांश दिया जाता है और उसका आपको संदर्भ और अनुवाद लिखना होता है। तो ये पद्यांश है और एक ये पद्यांश है। तो ये इन दोनों में से कोई एक ही करना है आपको। तो मैं दोनों का ही संदर्भ और अनुवाद बता देता हूँ। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, देख लीजिए इसको ध्यान से। तो आइए इसका अनुवाद और संदर्भ देखते हैं, फिर उसके बाद हम मुहावरों और बाकी चीज़ों को भी करेंगे। तो पहला जो आपका पद्यांश था दोस्तों वो ये है। तो इसके अनुवाद ये वाला पद्यांश है। तो उसका संदर्भ में आप लिखेंगे, यह श्लोक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषिती रत नानी शीर्षक पाठ से अवतरित है। अनुवाद में आप लिखेंगे, भाषाओं में संस्कृत सबसे प्रधान, मधुर और अलौकिक है। इससे अधिक मधुर उसका काव्य है और उस काव्य से अधिक मधुर उसके सुभाषित सुंदर वचन या सूक्तियाँ हैं। तो आइए दोस्तों इसका अथवा वाला का भी संदर्भ और हम संदर्भ और अनुवाद देख लेते हैं। तो सेकंड वाला ये था दोस्तों, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, इधर से यहाँ से लेकर यहाँ तक की। तो इसका आप अनुवाद तो वही लिखेंगे, इसी पाठ से ही है ये। तो संदर्भ जो लिखेंगे आप, वो जो अभी पिछले वाला मैंने बताया, ये वाला, ये सेम संदर्भ इसी में रहेगा, इसी क्योंकि पाठ से ही लिया गया है ये। और अनुवाद इसका थोड़ा अलग है। अनुवाद देखिए ये है। तो अनुवाद में आप लिखेंगे, जो पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला हो, हम सामने मीठा बोलने वाला हो, जो पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला हो पर सामने मीठा बोलने वाला हो, ऐसे मित्र को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जैसे विष से भरे घड़े को
ऊप बड़े घड़े को जिसके ऊपरी भाग में दूध हो। भाव यह है कि ऊपर ऊपर दूध को देखकर जैसे विष से भरे घड़े को अपनाना मृत्यु को बुलावा देना है, वैसे ही सामने मीठी मीठी बातें करने वाले किंतु पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाले मित्र रूपी शत्रु को भी अपनाना अपने को विनष्ट करना है। ये इसका अनुवाद है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, अब हम आगे के जो प्रश्न है उनको देखते हैं। तो आगे के प्रश्न आगे का प्रश्न दोस्तों 9 प्रश्न 9 है। प्रश्न 9 है। प्रश्न 9 दोस्तों, प्रश्न 9 के उत्तर हम जानने से पहले आइए प्रश्न 10 को कर लेते हैं, या फिर चलिए प्रश्न 9 के ही उत्तर को देख लेते हैं। इसमें देखिए लिखा है निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना। मतलब ये सभी दिए गए हैं, इनमें से कोई एक करना है आपको, जिसमें आपको उसका अर्थ भी बताना है मुहावरे का और साथ में उसका वाक्य प्रयोग भी करना है। तो आइए दोस्तों, इन सभी देखिए लिखा है पहला मुहावरा, एक म्यान में दो तलवार, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, चोर की दाढ़ी में तिनका, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो आइए दोस्तों इसका अर्थ और वाक्य प्रयोग देखते हैं। तो आप लिखेंगे इस तरीके से दोस्तों, केवल एक ही आपको करना है। मैंने चारों के आंसर लिख दिए हैं आपको, जो सही लगे इजी लगे वो लिखिएगा आप लोग। तो आप देखिए यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 9, एक म्यान में दो तलवार का मतलब है एक वस्तु के स्थान पर दो रखने की चेष्टा करना। वाक्य प्रयोग आप अपने तरीके से भी बना सकते हैं, या फिर यही वाला लिखना चाहे तो ये वाला लिख सकते हैं। स्पष्ट बताओ तुम मेरा साथ दोगे या मेरे दुश्मन का, क्योंकि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। सेकंड वाला है नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। इसका अर्थ है स्वयं काम ना आने पर दूसरों पर दोष मढ़ना, या फिर किसी काम को ना जानने पर बहाना बनाना। तो वाक्य प्रयोग आप लिखेंगे, महेश घंटे भर में निबंध की एक पंक्ति भी नहीं लिख सका और कहने लगा मेरा पेन खराब है। तब गुरुजी ने कहा नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो आप इसके जगह कुछ और भी आप वाक्य प्रयोग बना सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है चोर की दाढ़ी में तिनका। तो सशंकित रहना या फिर अपराधी सदा शंका से घिरा रहता है। वाक्य प्रयोग, मोहन के घर में चोरी हुई, सब पड़ोस वाले आ गए और उसी समय रोहन आनाकानी करने लगा। उसे देख लग रहा था कि चोर की दाढ़ी में तिनका। फोर्थ वाला, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इसका मतलब है अपराधी का निर्दोष पर दोष लगाना। तो वाक्य प्रयोग देख लीजिए, एक तो तुमने अपनी कार मेरी कार साइकिल एक तो तुमने अपनी कार से मेरी साइकिल तोड़ दी और मुझसे हर जाना मांग रहे हो। भाई ये तो वही बात हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो दोस्तों ये प्रश्न संख्या 9 का आंसर है। इसमें आपको एक ही मुहावरा करना है। तो मैंने चारों को बता दिए हैं, आपको जो इजी लगे आप कर सकते हैं। आइए 10वें प्रश्न को देखते हैं हम लोग। दोस्तों ये एक अपठित गद्यांश है, तो इसके आंसर आपको इसी में ही मिलेंगे, इसी गद्यांश में। तो उसको अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो आप आराम से सभी प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। तो दोस्तों इसको ज़रूर अच्छे से पढ़िएगा और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर सभी प्रश्नों के उत्तर भी मैंने लिख दिए हैं, बाकी टिक भी लगा दिए हैं, आप देख लीजिए।
यहाँ पर पहला प्रश्न है, गुरुदेव शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो ये शब्द दोस्तों रवींद्रनाथ टैगोर जी के लिए किया गया है। बाकी यहाँ पर मैंने टिक भी लगाया हुआ है, ये देखिए, ये इसका आंसर है। बाकी गुरुदेव ने शांति निकेतन छोड़कर कहीं और रहने का मन क्यों बनाया? क्योंकि गुरुदेव जी ने शांति निकेतन छोड़कर कहीं और रहने का मन इसलिए बनाया क्योंकि उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था। इस तरीके से आप आंसर लिखेंगे। बाकी आंसर आपको इसी में ही मिलेगा, देखिए लिखा भी है, स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था, इसलिए शांति निकेतन को छोड़कर कहीं अन्य वो जाने के बारे में सोच रहे थे। बाकी थर्ड वाला क्वेश्चन है, उनके समीप तक पहुंचने में क्या कठिनाइयाँ थी? तो इसका आंसर मैंने लिख दिया है, बाकी इसमें भी अभी आपको दिखा देंगे हम। देखिए, रवीन्द्रनाथ टैगोर के समीप पहुंचने में लोहे की चक्करदार सीढ़ियों से होकर गुजरना होता था, यह प्रमुख समस्या थी। तो ये इसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं। देखिए लिखा है पहुँचने के लिए लोहे की चक्करदार सीढ़ियाँ थी और ये मतलब उस पर चढ़ सकना असंभव सा था। तो ये बहुत मतलब बड़ी प्रॉब्लम थी, इसलिए इसका आंसर आप इसमें से देख के अपने शब्दों में लिख सकते हैं दोस्तों। इस गद्यांश में ही सभी आपको प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। बस यही है कि अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आप आंसर दे पाएंगे आराम से। अब देखिए एक और आपको अपठित गद्यांश 2 दिए जाएंगे अथवा में करके। तो आपको पहला वाला आ रहा है तो पहला वाला अगर आप अच्छे से आंसर दे पा रहे हो तो पहला वाले का आंसर दे सकते हैं, या फिर आप ये अथवा यहाँ पर लिखा सेकंड वाले को भी कर सकते हैं। तो आइए इसके भी आंसर देखते हैं दोस्तों। इसमें लिखा है, उपर्युक्त गद्यांश के वक्ता का नाम क्या है? तो नाम दोस्तों वक्ता का धन है। वक्ता में कौन कौन गतियाँ हैं? तो 3 गतियाँ हैं। आप देखें वक्ता में 3 गतियाँ होती हैं, दान, भोग और नशा। दान, भोग और नाश। ठीक है। नेक्स्ट, वक्ता की अधिकता से दान या भोग ना करने पर क्या परिणाम होता है? तो इसका आंसर मैंने ऊपर लिख दिया है, बाकी आप टिक भी दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए 3 गतियाँ लिखी, दान, भोग, नाश, और बाकी जो लोग ये पूरा आंसर है। ठीक है दोस्तों, आपको सभी प्रश्नों के आंसर इसमें मिलेंगे, बाकी अलग से मैंने लिखा भी है। यहाँ पे लिखा है, वक्ता धन की अधिकता से दान और भोग ना करने से वह उनके पास अधिक दिन तक नहीं टिकता है, उसकी अधिकता नुकसानदायक होती है। ठीक है, तो बाकी ये तीनों के आंसर मैंने बता दिए। अब नीचे देखते हैं दोस्तों, जो 11 नंबर पर प्रश्न है, इसमें लिखा है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। तो अंश का सही जो शब्द है, सही अर्थ चयन करना है, तो सही अर्थ ये है कंधा, हिस्सा। बाकी तरड़ी का सही अर्थ है सूर और नाव, सी वाला मतलब सा वाला। आइए ख देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखिए। मतलब हमें किसी एक को ही करना है, इसके 2-2 सही अर्थ लिखने हैं हमें। तो जैसे अली का है वस्त्र, आकाश, अंक का है गोद या संख्या के अंक। ठीक है, नाग का है सर्प, हाथी, सारंग का है मोर, सांप या फिर कोयल। बाकी नेक्स्ट वाला है, निम्नलिखित वाक्यांशों में कोई एक शब्द का चयन करके लिखिए। तो घृणा के योग्य घृणित आंसर सही है। जो जीता ना जा सके अजेय होता है, तो क वाला सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। तो 4 वाक्य दिए गए हैं यहाँ पर, 4 वाक्यों में से कोई 2 वाक्यों को आपको शुद्ध करके लिखना है। तो मैंने सभी के आंसर बताए, आप देख लीजिए। यहाँ पे मैंने रो दिया, इसको सही आप करेंगे तो लिखेंगे मैं रो दिया। परमात्मा के अनेकों नाम है, तो इसको सही अगर देखा जाए तो होगा परमात्मा के अनेक नाम हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, फुल स्टॉप और जहाँ पर
बूंदी लगी है वहाँ पर ज़रूर लगाइएगा, वरना नंबर कट जाते हैं इसके। जैसे कि मैं लिख रहे हैं तो आप बूंदी ज़रूर लगाएँगे, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। मैं भोजन कर लिया है तो नहीं होगा, हूँ होगा, और बाकी लिया यानी चुका होगा, तो मैं भोजन कर चुका हूँ, इसका सही होगा। 100 रुपया नहीं होता, 100 रुपए होंगे। तो प्राप्त हुआ तो आप लिखेंगे 100 रुपये प्राप्त हुआ की जगह हो जाएँगे हुए, क्योंकि ज़्यादा हो गए अब, तो 100 रुपये प्राप्त हुए, इसका सही आंसर होगा। तो 4 में से 2 वाक्यों को आपको शुद्ध करके लिखना है। तो आइए दोस्तों आगे के प्रश्नों को देखते हैं। ये आपके 11 प्रश्न के क, ख, ग, घ था। अब 12वें प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों 12वां जो प्रश्न है, करुण रस अथवा शांत रस और अनुप का हमें उदाहरण सहित परिभाषा लिखनी है, और ख में अनुप्रास उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण एवं उदाहरण भी लिखना है। उदाहरण सहित मतलब हमें इसके लक्षण बताने हैं, और चौपाई अथवा दोहा छंद की मात्रा सहित लक्षण तथा उदाहरण लिखना है। तो इसके बाद जो अभी जो तीसरा प्रश्न है तीसरा प्रश्न है, किसी ये दोस्तों आपका पत्र लेखन का पत्र वाला है, और ये भी पत्र का है अथवा में, बाकी ये निबंध है। तो इस पर तो मैंने अभी वीडियो नहीं बनाई है। बाकी जो आपका 12वां और 13वां और 14वां प्रश्न है, इस पर मैं शाम तक की वीडियो अपलोड कर दूँगा। तो दोस्तों ये आपका मॉडल पेपर था, और मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के अपना ख्याल रखिएगा आप लोग, और पेपर अच्छे से दीजिएगा फ्रेंड्स।